Today in this video I will cover Ind AS 10, which is events after the reporting period. I have already discussed Ind AS 113, Ind AS 7 and Ind AS 36 and also Ind AS applicability of Ind AS in very detailed manner. तो अगर वो सब वीडियोस जो है आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वाला भी कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ उसका मैंने प्रॉपर पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है Ind AS का, ठीक है, जो मैंने काफ़ी अच्छे से पूरा जो है वो डिस्कस करके दिया है सारे कंसेप्ट्स को विथ illustrations. So do watch that videos. तो आज जो है ये Ind AS जो है 10 स्टार्ट करते हैं. Now let's first understand the structure जिसमें हम लोग जो Ind AS को कवर करने वाले हैं. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इवेंट, ठीक है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. कौन से इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की बात हो रही है जो कि इस Ind AS के स्कोप में है, जो इस Ind AS में कवर होने वाला है. एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसकी जो है रिकॉग्निशन दैट वी विल लुक इनटू. एंड ऑल्सो वी विल चेक डिस्क्लोजर, ओके, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट देखेंगे इवेंट्स का, फिर डिस्क्लोजर देखेंगे क्या क्या जाने वाली है. उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स और गोइंग कंसर्न का कुछ केस होगा तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, वो वाला कुछ केस देखेंगे. और कुछ जो है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स, दैट्स बेसिकली डिविडेंड जो है पेबल, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज डिविडेंड पेबल एंड ऑल. तो ये सब जो है चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं देखने के लिए कि व्हाट आर द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है. नाउ सी यहाँ पे स्कोप में क्या लिखा हुआ है कि स्कोप के इस Ind AS के स्कोप में क्या है कि अकाउंटिंग देखेंगे बेसिकली फॉर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और क्या डिस्क्लोजर जाने वाला है, ये जो है स्कोप में कवर्ड है. नाउ फर्स्ट टॉपिक देखने वाला है कि व्हाट आर द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है. ऐसे कौन से इवेंट्स की बात कर रही है जो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, कौन से इवेंट्स जो है ये इस Ind AS 10 के स्कोप में कवर होने वाला है, ठीक है. फर्स्ट, नाउ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ठीक है. एक एक चीज़ को जो है यहाँ पे क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे. यहाँ पे क्या बोल रहा है वो इवेंट्स किसके बारे में, सबसे पहले आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है. तो इन केस आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इट मीन्स व्हाट कि इफ़ वी चेक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो उसका रिपोर्टिंग पीरियड होता है वो क्या होता है 31/3. तो 31/3 के बाद का पीरियड, 31/3 के बाद का इवेंट की बात कर रहा है. अब वो इवेंट क्या हो सकता है, चाहे वो फेवरेबल भी हो सकता है या अनफेवरेबल भी हो सकता है, ठीक है. इट नॉट ओनली कवर्स द अनफेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, इट ऑल्सो कवर्स फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट्स, वो कुछ भी हो सकता है. दैट ऑकर्स नाउ, दैट ऑकर्स. अब वो कौन से पीरियड्स का जो है इवेंट जो होगा वो कवर होगा इस Ind AS में बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड by the BOD in case of company and by the corresponding approved authority in case of any other entity. It means what, जो है इस चार्ट में जो है यही वाला चीज़ को जो है यहाँ पे कवर किया गया है इस 2 पॉइंट से कि क्या कि जो पीरियड, ठीक है, कौन सा इवेंट जो है किस पीरियड का कवर है इस Ind AS में बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. सो इन केस ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज 31/3, बिटवीन द एंड ऑफ बिटवीन 31/3 एंड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट. नाउ सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड ऑन मे, ठीक है, तो इवेंट्स दैट ऑकर्ड बिटवीन 31/3 विच इज रिपोर्टिंग पीरियड एंड 15th May विच इज द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट. तो उस पीरियड के जो इवेंट है वो वाले ही इवेंट जो है ओनली कवर है Ind AS 10 में, ठीक है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि इन केस अगर जो है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जो है कट ऑफ डेट भी बोलते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस दिन अप्रूव हो रहा है बाय मैनेजमेंट. अब उसके बाद फिर बाद में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो क्या हो रहा है वो इशू हो रहा है, ठीक है, इन AGM में जब वो प्रेजेंट हो रहा है थर्ड पार्टी के सामने, ठीक है, तो उसके बाद वाला पीरियड जो है, उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो इस Ind AS में कवर नहीं होता, इट्स नॉट कवर्ड अंडर Ind AS 10, क्लियरली रिटन, ठीक है. तो इसको जो है आपको 560 सब्सिक्वेंट इवेंट से जो है इस चीज़ को जो है इस टॉपिक को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना. तो इसीलिए इस Ind AS 10 में जो है केवल यहाँ पे इतनी ही बात करता है, बस उतने ही पीरियड की इवेंट की बात करता है बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बेसिकली एंड between the date end of a reporting period and between the date when the financial statement is approved by the management. Now ये तो हो गई कि पीरियड की बात कि जो इवेंट्स जो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड जो कौन से पीरियड के जो इवेंट्स की यहाँ पे कवर होने वाला है, ठीक है, किस इवेंट्स के किस पीरियड की बात कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, अब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट. नाउ हाउ विल वी रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट. इट्स रिटन हियर कि इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी. Now, in case of company, what will be the date of approval of financial statement? The date when it is approved by the BOD, okay. And in case of other than company, any other entity, what will be the date when it will be approved by the corresponding approving authority. So basically from this topic you just need to remember 2 crux. What are the 2 crux? First one is events after the reporting period that is covered by Ind AS 10 is the period between the end of the reporting period, okay, and the date when the financial statement is approved by the management. And what is the crux number 2, that the date of approval of financial statement, what we will understand from this, the cut off date, the date when in case of company, the date when it is financial statement is approved by BOD, or in case of any other entity, the date when it is approved by the corresponding approving authority, okay. Basically 2 crux आपको याद रखना है. जो जितना मैं बोलते जा रही हूँ हर एक टॉपिक से, बस आपको उतना ही याद रखोगे, that is more than sufficient, okay. No need to deep dive into the topic. जितना मैं बोल रही हूँ बस आप उतना जो है
मेरे साथ आप देखते जाइए। अब जो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, इसको भी फटाफट रीड करके खत्म कर देते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यू सी द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एंटिटी एंड्स ऑन 31/3, ठीक है, 31/3, एंड इफ द BOD अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 15th May आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, okay, will be the period between the 31/3 and the 15th May, and the events occurring during this period should be considered as the events after the reporting period. It's simple। यहाँ पे events after the reporting period का सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि एनुअल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, जिसका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड जो है 31/3, विच इज इट मीन्स इट इज रिपोर्टिंग पीरियड एंड सो, एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है वो 15 May को हुआ है बोल रहा है। तो जो भी इवेंट्स इस पीरियड में होगा, दैट इवेंट विल बी ट्रीटेड एज द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, विच विल बी कवर्ड बाय इंड AS 10। ओके, नाउ सी जो अपन ले अभी जो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, उसी को जो है यहाँ पे डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है यहाँ पे कवर किया गया है। सो जो है, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट रीड दिस, फटाफट आप रीड कर सकते हो, वरना ये ऊपर ही जो है आपको कवर हो गया है, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में आपको देखना नहीं है। आप जो है इंस्टेड क्या करेंगे, इसके नीचे जो एग्जाम्पल है अभी मैं आपको वही रीड करवा दे रही हूँ, उसी से जो है सब कवर हो जाने वाला है। सी द BOD ऑफ ABC लिमिटेड इन इट्स मीटिंग, ओके, ऑन 5th May रिव्यूज़ एंड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट ABC लिमिटेड, ये क्या है, कंपनी है, ठीक है, ABC लिमिटेड, और जो है BOD ने अप्रूव किया है। तो BOD ने अप्रूव किया है, तो इन केस ऑफ कंपनी BOD जब अप्रूव कर देता है, वही क्या माना जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल डेट। तो इन दिस केस विच इज 5th May, ओके, इससे एक जो है चीज़ मिल गया। नाउ फॉर द ईयर एंड 31/3 जो है 2001 के लिए वो अप्रूव किया है एंड इशूज देम टू द शेयर होल्डर, ठीक है। अब जो है शेयर होल्डर को फिर इशू कर दिया है। अब शेयर होल्डर को कब इशू किया है, ठीक है, इससे तो मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको, मेरे को चाहिए था कि कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है, डेट क्या है 5th May, और रिपोर्टिंग पीरियड एंड क्या है 31 March, ठीक है। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर इन AGM ऑन 23rd June। नाउ अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेट दिया है ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बस ये जो है गोल गोल घुमाने के लिए दिया जाएगा कि जो है फाइनेंशियल शेयर होल्डर में जो AGM में जो है इसको क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है इशू किया गया। उसका जो डेट दिया हुआ है क्या, कि वो शेयर होल्डर के द्वारा अडॉप्ट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन AGM विच इज 23rd June। नाउ इज दिस डेट रिलेवेंट? नो, क्योंकि जब जो भी इवेंट हो रहा है बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल और बिटवीन द AGM वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू हो जाता है AGM में, दैट पीरियड इज नॉट कवर्ड इन इंड AS 10, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देख के आ गए। ओनली दैट इवेंट इज कवर्ड द पीरियड, जो भी कौन सा वाले पीरियड कवर था, जो बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, बाय द मैनेजमेंट। सो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर द is 5th May in accordance with the standard। so it's simple, 5th May ही होगा डेट, क्योंकि डेट when the BOD is approved by the BOD in case of company, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इसका आंसर सॉल्व कर लिया था, ठीक है। now see next topic, likewise in some cases the management of the entity is required to issue its financial statement to a supervisory board made up solely for non-executives for approval, okay। then in that case, ठीक है, as per para 6 of IND AS 10 the financial statement are approved for issue when the management approves them for issue to the सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है। इन दैट स्पेसिफिक केस, ये एक स्पेशल केस है, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव माना जाएगा फॉर इशू व्हेन द मैनेजमेंट अप्रूव्स देम फॉर इशू टू द सुपरवाइजरी बोर्ड, व्हेन द मैनेजमेंट इज ऑफ द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द सुपरवाइजरी बोर्ड इन दैट केस ओनली, ठीक है। लेट्स लुक टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, इसी को जो है कवर कर लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सी on 18th May 2002 the management of the entity approves financial statement for issue to its supervisory board, okay। Now, the supervisory board is made up solely of non-executives and may include representatives of employee and other outside interests. The supervisory board approves the financial statement. When supervisory board approved 26th May, okay, and the financial statement are made available to shareholders and others on 1st June. The shareholders approve the financial statement at their AGM on 15 July, and the financial statement are then filed with the regulatory body on 17 July. Now, the financial statement are approved for issue on 18th May. That the date of management approval for issue to the supervisory board. ठीक है. Now, as per simply as per provision of para 6 of IND AS 10. What will be the date in such situation when it is issued to the supervisory board? The date when the management जो है of the entity approves financial statement for the supervisory board, which is in this case is 18th May. That's why the financial statement date approval कौन सा माना जाएगा for issue, which is 18th May in that case. ठीक है. सो बेसिकली इससे अगर आप प्रोडक्ट्स निकालो तो जब भी शेयर होल्डर के सामने जो है शेयर होल्डर को इशू किया जा रहा है, AGM में प्रेजेंट किया जा रहा है, शेयर होल्डर अडॉप्ट कर रहा है AGM में, ये सब डेट को जो है इग्नोर करना है, ठीक है। ये सब डेट जो है इस पीरियड कवर नहीं है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस सिंपल इलस्ट्रेशन, ठीक है। क्या बोला देखिए, व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ सिंपली जो है डेट ऑफ अप्रूवल पूछ रहा है, ठीक है। और रिपोर्टिंग पीरियड क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इट मीन्स रिपोर्टिंग पीरियड एंड क्या है 31 मार्च। इन अ सिचुएशन वेयर फॉलोइंग डेट्स आर अवेलेबल। कंप्लीशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है 28 मई है, ठीक है। और बोर्ड रिव्यूज़ एंड अप्रूव कब कर रहा है 19 जून, ठीक है। बोर्ड जो है उसको अप्रूव कर रहा है कब 19 जून को। अब यहाँ है बोर्ड नेक्स्ट, फिर और क्या डेट्स दिए हुए नीचे, अवेलेबल टू शेयर होल्डर 1 जुलाई, AGM हुआ 15 सितंबर, फाइल विथ रेगुलेटरी अथॉरिटी 16 अक्टूबर। नाउ
आप खुद ही बताओ, ये जो नीचे जो 3 डेट्स दिए है, इज दिस रिलेवेंट? नो। ये तीनों डेट जो है इसको सिंपली इग्नोर करना है। आपको क्या देखना है, यहाँ अज्यूम्ड कि ये जो है कंपनी का है केस है, तो यहाँ पे जो है व्हेन इट इज़ अप्रूव्ड बाय द बीओडी, तो कौन सा डेट होगा, 19 जून। ठीक है, तो यही वाला जो है यहाँ पे कवर है। ये वाला पैरा आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लास्ट वाला लाइन रीड करी हूँ। अकॉर्डिंग द इंस्टेंट केस द डेट ऑफ अप्रूवल इज द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द बीओडी ऑफ द कंपनी विच इज 19 जून 2002। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल योर आंसर डिफर इफ द एंटिटी इज अ पार्टनरशिप फर्म? ऑफ कोर्स, क्योंकि अदर देन अगर कंपनी था, एनी अदर एंटिटी था, तो उस केस में डेट ऑफ अप्रूवल क्या माना जाता था, व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी। तो इन सच सिचुएशन व्हाट विल बी द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द, ठीक है, पार्टनर्स ऑफ द फर्म इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वही सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी। कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, पार्टनर्स ऑफ दैट फर्म। इफ द एंटिटी इज अ पार्टनरशिप फर्म देन द डेट ऑफ अप्रूवल विल बी द डेट व्हेन द रिलेवेंट अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ सच एंटिटी अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू, दैट इज द डेट व्हेन द पार्टनर ऑफ द फर्म अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल। तो अगर आपको जब कंसेप्ट पता होगा तो इससे रिलेटेड आपको कितने भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आपको अलग अलग 10-15 डेट दे दे, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। ठीक है, बस आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। Now next there is another important illustration. Okay, this illustration, mark this illustration as important because ये interim financial report से related है, तो इससे जो है बहुत लोगों को confusion हो जाता है। ठीक है, और मैं जो है ट्राई कर रही हूँ सारी illustration को कवर कर देने का। ठीक है, ताकि जो है ये इंडेक्स जो है ये अच्छे से जो है आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये जो है क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले तो कंपनी है, क्लियर है। प्रिपेयर्ड क्या कर रहा है, अब नाउ इट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ओके, फॉर द क्वार्टर एंडिंग। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है और ये क्वार्टर एंडिंग किसका, 30 जून का। नाउ द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड फॉर इशू बाय द बीओडी ऑन 15 जुलाई। Whether the events occurring between the end of the interim financial report and the date of approval by BOD, that is event between the 1st July and 15th July, that provide evidence of condition that exist at the end of the interim reporting period, shall be adjusted in the interim financial report ending. फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस इलस्ट्रेशन आपको जो है एक चीज़ जो है समझना पड़ेगा, वो है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक मैं ये जो है नीचे कवर होने वाला है, बट इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पे काम आने वाला है ये वाला नॉलेज, इसलिए जो है मैं ये आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता रही हूँ, नीचे वापस से जो है डिटेल में डिस्कस करूँगी। ठीक है, जो कि हम लोग जो है ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स में सब्सिक्वेंट इवेंट में भी जो है उसको कवर करते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट में कि 2 टाइप्स ऑफ इवेंट, जो कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। नाउ अभी तो हम लोगों ने इवेंट्स कवर कर लिया कि इवेंट्स कौन से कवर है, ठीक है, इंडेक्स में। अब जो एडजस्टिंग, 2 टाइप के इवेंट होते हैं, एक एडजस्टिंग और एक नॉन एडजस्टिंग। नाउ व्हाट इज एडजस्टिंग इवेंट? एडजस्टिंग इवेंट मीन्स द इवेंट, ठीक है, दैट provides evidence, okay, of condition that are existed at the end of the reporting period. Okay, in respect of events जो occur हुआ है between the date of reporting period and the date of approval of financial statement, उसके respect में जो है उसका condition जो है वो exist करता था at the end of reporting period, तो उसको बोलते हैं adjusting events, जिसको क्या करना पड़ता है, financial statement में adjust करना पड़ता है। अब अगर if in case that does not provide any evidence of condition at reporting period end, then in that case that are called non adjusting events, जिसका क्या होता है, disclosure जाता है। अब कैसे क्या जाता है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो बस इतना जो है आपको जानना है इस इलस्ट्रेशन को समझने के लिए। अब सबसे पहला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट है फॉर द क्वार्टर एंडिंग इज 30 जून और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीओडी ने अप्रूव करा है 15 जुलाई। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इवेंट हुआ है बिटवीन द एंड ऑफ द जो उसका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो वो बनाया ईयर एंड और बिटवीन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बीओडी, वो वाला इवेंट, ठीक है, और उसका जो है एविडेंस, उसका इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इवेंट एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट आर एग्जिस्टेड ऑन द इंटरिम जो रिपोर्टिंग डेट विच इज 30 जून, उस टाइम एग्जिस्ट करता था। तो क्या ये एडजस्ट होगा, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा? इसको अकॉर्डिंगली हम लोग 30 जून के क्वार्टर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं कि नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इससे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि रिपोर्टिंग पीरियड एंड जो है ये 30 जून को आप बोल सकते हो कि नहीं। नाउ आई नीड टू क्लियर यहाँ हेयर वन थिंग कि यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड का जो है कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कि इसमें जो है केवल एनुअल ईयर एंड वाला ही कवर है या इंटरिम वाला कवर है कि नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई जो है स्पेसिफिक जो है क्या रिपोर्टिंग पीरियड होता है, इसको बेसिकली जो है इंड एस जो है 10 डील नहीं करता है। तो यहाँ पे भले ही वो इंटरिम वाला फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, ठीक है, भले ही वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग पीरियड एंड इस सिचुएशन में जो है यहाँ पे यही माना जाएगा विच इज़ 30 जून 2001 विच इज़ अ क्वार्टर ईयर एंड, ठीक है, जब क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जिस क्वार्टर ईयर एंड का बना, यानी ये रिपोर्टिंग पीरियड है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल जो है ये रिपोर्टिंग पीरियड एंड कौन सा है 30 जून, तो यही माना जाएगा रिपोर्टिंग पीरियड एंड। और यहाँ पे डेट ऑफ अप्रूवल क्या है 15 जुलाई। तो बेसिकली ये इवेंट्स जो है ये कवर होंगे इंड एस 10 में। अब जो है अगर ये वाला इसके रेस्पेक्ट में अगर कंडीशन, इसके रेस्पेक्ट में एविडेंस ऑफ कंडीशन इफ एग्जिस्टेड ऑन रिपोर्टिंग पीरियड एंड विच इज इन दिस केस इज व्हाट 30 जून, अगर एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली वो ऑब्वियसली एडजस्टिंग इवेंट होगा और अकॉर्डिंगली क्या होगा उसका एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, इट्स सिंपल। ये मैंने आपको बताया। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है सोल्यूशन को भी क्या करते हैं एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। सी जो मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, उसी वही वाला पोर्शन जो हम लोग रीड कर लेंगे। नाउ व्हाट इज रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, हैज नॉट बीन डील्ड विद इंड एस 10। Absence of any specific guidance regarding reporting period implies that any term for which reporting is done, ठीक है, in this case
विच इज़ क्वार्टर अप्रैल टू जून, 1 अप्रैल टू 30 जून जो क्वार्टर था ये था रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। एनी टर्म के लिए हो बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द इंड एस 10। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ ये जो है स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग पीरियड जो है इतना से इतना ही होगा, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिकली इंड एस 10 जो इससे डील नहीं करता है, तो कोई भी रिपोर्टिंग पीरियड हो, यहाँ पे इस केस में क्या था, अप्रैल से जून था, वही जो है रिपोर्टिंग पीरियड माना जाएगा फॉर इंड एस 10। सो अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डन फॉर इंटरिम पीरियड बाय आइदर प्रिपेयरिंग फॉर आइदर कंप्लीट सेट और इट्स अ कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट मीन्स विच मीन्स व्हाट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली अप्रैल टू मार्च, ओके। एंड इट्स अ कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज विल बी ट्रीटेड एज अ रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ इंड एस 10। So in accordance with the above, an entity describing that its interim financial report is in compliance with Ind AS has to comply with all provision of Ind AS, including Ind AS 10. Including Ind AS 10, it has to comply with all the provision of Ind AS. Okay, whether it's a condensed set of financial statement, quarter end, it doesn't matter. Now, in order to comply with the requirement of Ind AS 10, each interim financial report should be adjusted for the adjusting events according between the end of the interim financial report and the date of approval. So each जो है reporting period end होगा उसको क्या करना पड़ेगा, adjust करना पड़ेगा, because it's adjusting event जो event हो किसके बीच में हुआ है, between the end of the interim financial report which is in this case study is 30 June and the date of approval. Date of approval 30 जून था, तो इसलिए यहाँ पे 1 जुलाई हो गया, starting 1 जुलाई, और date of approval क्या था by BOD, इस केस में 15 जुलाई था, ठीक है। So therefore in the instant case event occurring between 1 July and 15 July 2001 that provide evidence of condition that existed at the interim reporting period should be adjusted in the interim financial report ending 30 June 2001. So I just hope कि आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द BOD ऑफ ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का बात हो रहा है, अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड 2001 to 2002। इट मीन्स इट्स कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात कर रहा है। BOD कब जो है इसको किया है अप्रूव, 15 जून को। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड डिस्कवर्ड अ मेजर फ्रॉड एंड डिसाइडेड टू रीओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट जो है कंपनी का उसको मेजर फ्रॉड मिला, अब वो जो है रीओपन करना चाहता है बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द BOD ऑन 30 जून। नाउ आफ्टर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सब्सिक्वेंटली जो है BOD ने फिर अप्रूव किया 30 जून को, ठीक है। सिंस वहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या किया, फ्रॉड जो डिस्कवर किया था तो वो रीओपन किया, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय BOD ऑन 30 जून। नाउ व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर इशू एज पर इंड AS 10 इन द गिवन केस। नाउ इन दिस गिवन केस व्हाट विल बी द डेट, ठीक है। यहाँ पे सिंस यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है कि डेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार अप्रूवल हुआ ना, एक बार तो अप्रूव कर ही दिया BOD 15 जून को, अब सिंस मेजर मैनेजमेंट को बाद में जाके मेजर फ्रॉड मिला तो वापस से वो रीओपन खाता खुलवाया, तो वापस से क्या किया मैंने जो है BOD अप्रूव किया जो कि 30 जून। तो ऐसा जब सिचुएशन आए तो कौन सा डेट माना जाएगा, जब डेट जो फाइनली जिस दिन अप्रूव हो, जिस दिन फाइनल अप्रूवल हो, विच इज इन दिस केस इज 30 जून, ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ इंड AS 10। तो आप ये पूरा जो कंटेंट रीड कर सकते हो, मैं आपको ये लास्ट वाला जो लाइन आपको रीड करवाती हूँ, ठीक है। The date of approval should be taken as the date on which the financial statement are finally, ठीक है, finally approved by the BOD, ठीक है। So therefore in the given case the date of approval for the issue of Ind AS 10 should be considered as a 30 June, ठीक है, the date in which the financial statement is finally approved by the BOD, okay। Now this topic is already covered कि whether company should report only unfavorable events, क्या no, सिंस दिस यहाँ पे जो है ये इंडेक्स में जो दोनों इवेंट कवर होते हैं वो चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, सो अकॉर्डिंग एन एंटिटी शुड रिपोर्ट बोथ फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब जो है हम लोग जो मेन जो है टाइप ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो एडजस्टिंग इवेंट्स आर द इवेंट्स, ठीक है, of conditions that are existed at the end of the reporting period, ठीक है, that provide evidence of conditions that are existed at the end of the reporting period, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में जिस उस कंडीशन का जो है इंडिकेशन ये हो या एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट करता था रिपोर्टिंग पीरियड एंड में, ठीक है, वो जो है उसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है, जिसका क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं। एंड कन्वर्सली व्हाट आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स दैट प्रोवाइड्स इंडिकेशन ऑफ कंडीशन, ठीक है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जो है इंडिकेशन जो है उस कंडीशन का इंडिकेशन जो आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड रोज होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसका क्या होता है डिस्क्लोजर जाता है। अब ये जो है ये चार्ट है कि अभी तक में जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इवेंट जो है बहुत फेवरेबल अनफेवरेबल कवर होते हैं, किसको बोलते हैं, कौन से इवेंट जो है कवर है, और इन केस कौन सा अप्रूवल डेट माना जाता है इन BOD इन केस ऑफ कंपनी, और कॉरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग ऑथोरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटिटी, एंड व्हाट आर द एडजस्टिंग इवेंट्स, व्हाट आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जो अभी हम लोगों ने देख लिया। नाउ दिस जो इंडेक्स कार्व आउट वाला है ये एक्चुअली रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड, ठीक है, स्पेशल केस वाला। तो जब भी मैं स्पेशल केस डिस्कस करूँगी तभी इसको क्या है डिटेल में जो अपने कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में नहीं बताऊँगी, इसको डिटेल में बताना होगा।
नाउ वी विल लुक इनटू सम एग्जांपल्स ओके ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स। अब कौन कौन से इवेंट्स एडजस्टिंग इवेंट्स है, ठीक है, कुछ इसके रेस्पेक्ट में जो है कुछ इलस्ट्रेशंस भी अपने देख लेंगे ताकि जो है और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। जितना मैं डिस्कस करूँगी यहाँ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देम अगर कुछ रह जाता है तो आपको जो है अपने साइड से जब आप रिवाइज करोगे तो सारा इसका रीड कर लेना इलस्ट्रेशन, क्योंकि अल्टीमेटली जो होता है कुछ भी जो है नया जो है आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है, सारा जो है आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है वो आईसीआई से ही मिलता है, ठीक है। आईसीआई मैथ से इलस्ट्रेशंस को क्वेश्चन फ्रेम करके जो है दिया जाता है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो सारे इलस्ट्रेशन सारे एग्जांपल्स को जो आप अच्छे से रीड करके जाओ, ठीक है। नाउ फर्स्ट एग्जांपल ये वाला देखते हैं कि यहाँ क्या है, द सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अ कोर्ट केस, ठीक है, दैट कन्फर्म्स दैट द एंटिटी हैड अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक एग्जांपल है कि कोर्ट केस का सेटलमेंट हुआ, कब हुआ, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड हुआ, ठीक है, उस वो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है, लेकिन जिसका जो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता था, ठीक है, वो जो है केस किया था, ठीक है, वो केस जो चल रहा था वो उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द एंड रिपोर्टिंग पीरियड में एग्जिस्ट करता था। इट मीन्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट आर एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग पीरियड एंड सो अकॉर्डिंगली इट्स एडजस्टिंग इवेंट। तो वही वाला बात यहाँ लिखा हुआ है, द एंटिटी एडजस्ट एनी प्रीवियस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविजन रिलेटेड टू दिस कोर्ट केस इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 37 प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी और रिकॉग्नाइज्ड न्यू प्रोविजन, ठीक है। Now entity does not merely disclose a contingent liability because the settlement provides additional evidence that would be considered in accordance with the paragraph 16 of Ind AS 37 since it provides a present obligation। तो इसलिए क्या बोला गया है, इसमें Ind AS 37 के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, इसका प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेगा। और ये क्यों रिकॉग्नाइज करेगा प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना मीन्स वो एडजस्ट करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंस इट्स एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। और यहाँ कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, वो दिखाएगा, डिस्क्लोजर नहीं जाएगा, क्योंकि एज वी नो एज पर Ind AS 37 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करते हैं, बैलेंस शीट में प्रोविजन तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब जो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जब रहता है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसका Ind AS 37 के हिसाब से प्रोविजन रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि हम लोग Ind AS 37 में और भी डिटेल में जो है क्राइटेरिया कंडीशंस वगैरह कवर करते हैं। अब जो है इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, वो कोर्ट केस से रिलेटेड ही एक इलस्ट्रेशन। सी अ केस इज गोइंग ऑन बिटवीन ABC लिमिटेड एंड GST डिपार्टमेंट ऑन क्लेमिंग सम एग्जेम्पशन फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। कौन सा दिया हुआ है, 2001-2002, उस रिपोर्टिंग पीरियड के लिए केस चल रहा था, ठीक है, किसके बीच में, ABC लिमिटेड जो कि कंपनी और किसके बीच में, GST डिपार्टमेंट के लिए बीच में एग्जेम्पशन क्लेम्स करने के रिलेटेड। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर इशू कर दिया, कब, 15 अप्रैल को किया, 15 अप्रैल को यानी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड किया, और रिजेक्ट कर दिया क्लेम ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी ने जो कि एग्जेम्पशन कुछ क्लेम करके रखा था, ठीक है, GST एग्जेम्पशन कुछ क्लेम करके रखा था, उससे रिलेटेड क्या हुआ, कंपनी का क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो केस जो कंपनी के फेवर में नहीं आया, तो अकॉर्डिंगली द कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स, तो अकॉर्डिंगली कंपनी को एडिशनल टैक्स पे करना होगा। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the company for the year 2001-2 has been approved on 15th May। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट क्या दिया हुआ है, 15 मई दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इससे रिलेटेड ये समझना है कि क्या इवेंट, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, क्या घटना घटी, क्या कि कोर्ट ने जो है ऑर्डर इशू कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया और क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया कंपनी का, ठीक है, ये घटना घटा। अब ये क्या इवेंट, ये कवर्ड है Ind AS 10 में, ऑफ कोर्स इट इज कवर्ड बिकॉज दिस इवेंट इज कवर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बिटवीन, ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद बट बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि 15 अप्रैल को हुआ ये घटना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इशू होने से पहले हुआ, सॉरी अप्रूवल होने से पहले हुआ, विच इज 15 में। तो इस इवेंट का ये Ind AS 10 वाले स्कोप में आता है। अब नेक्स्ट आपको ये सोचना है कि क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। अब आपको ये पहले लाइन से पता चल जाएगा, ये केस चल रहा था दोनों के बीच में फॉर द ईयर, तो इट मीन्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट वेर एग्जिस्टेड ऑन रिपोर्टिंग पीरियड एंड, ठीक है, तो कंडीशन तो एग्जिस्ट करता था रिपोर्टिंग पीरियड एंड में, तो इट्स एडजस्टिंग इवेंट, इट्स सिंपल। तो शुड द कंपनी अकाउंट फॉर सच टैक्स इन द ईयर 2001-2 और शुड इट अकाउंट फॉर द सेम इन 2002-3। नाउ यू कैन सिंपली आंसर दिस, सिंस इट्स एडजस्टिंग इवेंट, हम लोगों ने अभी एनालाइज कर लिया कि एडजस्टिंग इवेंट है, तो ये ऑब्वियसली इसका जो है एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना पड़ेगा, इसी रिपोर्टिंग पीरियड में, कब, 2001-2 में, ठीक है। इसी को जो है अब हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन को पढ़ लेते हैं। एंड इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इज एन एडजस्टिंग इवेंट इफ इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। हियर दिस कंडीशन इज satisfied as we discussed. Now court order received after reporting period but before the financial statement are approved provide evidence of the liability that are existed at the end of the reporting period. Therefore the event will be considered as an adjusting event and accordingly the amount will be adjusted in the financial statement for 2001-2, ठीक है, उसी में एडजस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको जो है आप खुद जब आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छे से जो है आप इस इलस्ट्रेशन को खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हो और भी अच्छा आंसर लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये था इलस्ट्रेशन। नाउ देयर आर फ्यू सम इम्प्लाइड थिंग्स, ठीक है, जो कि आपको जो इस Ind AS में जो है ये रीड करके चलना है ताकि उस केस में जो है अगर कोई केस स्टडी आए तो आप उसको आंसर फ्रेम कर सको। जनरली क्या बोला जाता है कि अगर बैंक्रप्सी हो कस्टमर का, तो अगर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अगर हो रही है बैंक्रप्सी, तो यूजुअली उस सिचुएशन को क्या माना जाएगा, आपको ये यूजुअली यही मान के चलना है कि कस्टमर जो है पहले से वो जो है वो क्रेडिट इम्पेयर्ड था एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, कस्टमर क्रेडिट इम्पेयर्ड था बैंक एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और फिर बाद में जो घटना घटी वो है इवेंट कौन सा, बैंक्रप्सी ऑफ कस्टमर। तो इन दैट केस इसको क्या माना जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। नाउ वी विल सी दिस वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस डेटर्स।
ठीक है, और अर्थक्वेक वाला, यहाँ पे दोनों चीज़ जो है कवर्ड है, ठीक है। दिस एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। तो पहला पार्ट वाला अभी हम लोग पहले कवर करते हैं। क्या बोला है, वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, XYZ लिमिटेड, ठीक है, कंपनी मेड अ जनरल प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑफ इट्स डेटर, ठीक है, जनरल प्रोविजन बनाया। नाउ इन द लास्ट वीक ऑफ Feb 2001 अ डेटर फॉर 2 लाख हैड सफर्ड हेवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक कब हुआ, फरवरी, ठीक है, 2001, विच इज बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर ही हुआ, विद इन रिपोर्टिंग पीरियड। द लॉस वाज नॉट रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ कंसिडरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, XYZ लिमिटेड मेड अ प्रोविजन ऑफ एट द रेट 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल प्रोविजन ऑफ 5%। इन अप्रैल 2001 द डेटर बिकम बैंकक्रप्ट। अप्रैल को क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया डेटर, ठीक है। तो जो डेटर बैंकक्रप्ट हो गया, तो ये सबसे पहले अप्रैल को हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इवेंट हुआ है जो कि ऑकर हुआ है कब, बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो ये इवेंट हुआ। अब जो इससे रिलेटेड जो है कंडीशन, ठीक है, अब जो बैंकक्रप्ट हुआ डेटर वो क्यों हुआ, ठीक है, वहाँ पे हेवी लॉस हुआ था ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इससे रिलेटेड जो कंडीशन, इसका एविडेंस ऑफ कंडीशन क्या बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट करता था, हाँ एग्जिस्ट करता था, बिकॉज अर्थक्वेक जो हुआ था, ठीक है, वो अर्थक्वेक कब हुआ था, अर्थक्वेक जो हुआ था वो विद इन जो है रिपोर्टिंग पीरियड हुआ था विच वॉज फरवरी। तो इन सच सिचुएशन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कैन XYZ लिमिटेड प्रोवाइड फॉर फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ऑब्वियसली यहाँ पे XYZ को क्या करना पड़ेगा, फुल लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये क्या, बिकॉज इट्स एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पे इवेंट वाला एक हो गया आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, और एक जो है इसमें सिंस इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन, ठीक है, दैट वर एग्जिस्टेड जो है बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड। सो यहाँ पे फुल लॉस का जो है प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इसको जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रीड करके खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन द इंस्टेंट केस द अर्थक्वेक टुक प्लेस इन Feb 2001 विच इज बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, देयरफॉर द कंडीशन एग्जिस्ट at the end of the reporting date, though the debtor is declared insolvent after the reporting period. Accordingly, full provision for bad debt amounting to 2 lakh, ठीक है, which is 100% of 2 lakh should be made to cover the loss arising due to the bankruptcy of the debtor in the financial statement for the year ended 31st March 2001. In this case, assuming that the financial statement are approved by the approving authority, अब हाँ यहाँ पे financial statement approval date नहीं दिया हुआ है, तो ये हम लोग assume कर लिए कि उसके बीच में ही हुआ है। तो XYZ Limited should provide for the remaining amount as a consequence of declaration of this debtor as bankrupt, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है केस स्टडी, वुड द आंसर बी डिफर इफ अर्थक्वेक हैड टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च 2001 एंड देयरफॉर XYZ डिड नॉट मेक एनी स्पेसिफिक प्रोविजन दैट डेटा एंड मेड ओनली जनरल प्रोविजन जो बनाया हुआ था, और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बनाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एविडेंस ऑफ कंडीशन यहाँ क्या है, सिंस अगर डेटर बाद में इंसॉल्वेंट हुआ, फिर इससे रिलेटेड जो है उसका जो कंडीशन है, वो कंडीशन जो है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे पहला कंडीशन में तो अर्थक्वेक जो हुआ था Feb को हुआ था विद इन रिपोर्टिंग पीरियड एंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थक्वेक बाद में हो रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, ये क्वेश्चन आंसर ही चेंज हो जाएगा। इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में क्या है देख लेते हैं। In case earthquake had taken place after the end of the reporting period, that is after 31st March, and XYZ had not made any specific provision for the debtor who has declared bankrupt. Later on, since the earthquake occurred after the end of the reporting period, no condition exists. This is important. After the end of reporting period, no condition exists at the end of the reporting period. The company has made only general provision for bad debt in the ordinary business course without taking cognizance of the catastrophic situation of an earthquake. Accordingly, bankruptcy of the customer is in the debtor in this case is a non-adjusting event. So, अब non-adjusting event का treatment के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि हम लोग नीचे भी देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे जो है ओवरव्यू ले लेते हैं। In case of non-adjusting event after reporting period, it is material. Their non-disclosure could influence the economic decision and all. It means indirectly means what, कि अगर material होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, 2 चीज़ का डिस्क्लोजर करना पड़ता है। नेचर ऑफ द इवेंट का डिस्क्लोजर करना पड़ता है, एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, उसका फाइनेंशियली क्या इफेक्ट आने वाला है उसका एस्टिमेट बताना पड़ता है, और स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। नाउ इफ द अमाउंट ऑफ बैड डेट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल इन दिस केस, देन द नेचर ऑफ दिस एज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, दैट इज द इवेंट ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ द डेटर, शुड बी डिस्क्लोज्ड अलॉन्ग विथ इट्स एस्टिमेट फाइनेंशियल इफेक्ट जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नीचे देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, इनकेस ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो होता है, एडजस्टिंग इवेंट का तो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट होता है, लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट में केस में क्या होता है, अगर वो मटेरियल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो उस केस में जो उस इवेंट का नेचर हम लोग बताते हैं। जो इस सिचुएशन में अगर इस एग्जाम्पल में लो तो क्या था, कस्टमर का बैंक्रप्सी, डेटर का बैंक्रप्सी जो कि था इसका एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर जो उसका फाइनेंशियली क्या इफेक्ट आने वाला है उसका एस्टिमेट जो है बताना पड़ता है। 2 चीज़ का जो है डिस्क्लोजर करना पड़ता है। अब जो है सेल ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है ये दूसरा एग्जांपल है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं, फिर इसके रेस्पेक्ट में जो इलस्ट्रेशन को भी जो है फटाफट से देख लेंगे। क्या दिया हुआ है कि एंटिटी ए जो है अपना इन्वेंट्री को वैल्यू करता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ एनआरवी, जो कि हम लोग जानते हैं एज पर इंड AS 2 इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होता है एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी। नाउ एंटिटी ए हैज 10 पीसेस ऑफ आइटम ए इन इट्स स्टॉक एट द ईयर एंड। ईच आइटम का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 500। ऑल दिस आइटम्स आर सोल्ड सब्सिक्वेंटली, ठीक है, सब्सिक्वेंटली सोल्ड किया जाएगा। सब्सिक्वेंटली मीन्स व्हाट, आफ्टर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड एट 450 पर पीस, ठीक है, किस रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, और उस टाइम क्या जो है उसका ये रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 450। नाउ द सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, दो जो सेल ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है, बिकॉज इट इज रिटन कि सोल्ड सब्सिक्वेंटली
but before update of approval. So the sale of inventory after the reporting period, normally it provides evidence about their NRV at the end of the reporting period. Normally it provides evidence at the NRV. कौन सा NRV का एविडेंस प्रोवाइड करता है कि जो रिपोर्टिंग पीरियड एंड में एग्जिस्ट करता था, विच इज इन दिस केस इज 450. तो इस एज पर दिस एग्जांपल हाउ वी वैल्यू इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ एट अ प्राइस ऑफ 450 पर पीस. अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर आंसर निकालना हो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 450 विच इज़ 4500. ठीक है, अब इसी के जो है बेस पे ये एग्जांपल खड़ा है. ये एग्जांपल जो है मैं फटाफट से बता दे रही हूँ क्या लिखा हुआ है. द कंपनी हैज इन्वेंट्री ऑफ 100 फिनिश्ड कार्स ऑन 31 मार्च 2002 विच आर हैविंग कॉस्ट दिया हुआ है 4 लाख ईच. नाउ ऑन 30 अप्रैल यानी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड दिया हुआ है. एज पर द न्यू गवर्नमेंट रूल्स हाई रोड टैक्स एंड पेनल्टीज आर टू बी पेड बाय द बायर्स फॉर सच कार्स विच वर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू कम. ठीक है, एंड हेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार हैज़ कम डाउन एंड द डिमांड फॉर सच कार्स हैज़ ड्रॉप ड्रास्टिकली. ठीक है, और इससे क्या हो गया जो है सिंस जो है यहाँ पे हाई रोड टैक्स पेनल्टीज लग गया, इसलिए जो सेलिंग प्राइस जो है कम हो गया. इसलिए सेलिंग प्राइस जो है सेलिंग प्राइस जो है कार का जो है कम हो गया. इसलिए क्या हो गया, कार का जो है डिमांड जो है इसलिए ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली. सो इन दिस सिचुएशन प्राइस जो क्या हो गया, इसका रियलाइजेबल वैल्यू जो है जो कि 4 लाख का कॉस्ट था उसका 3 लाख में जाके वो हो गया. ठीक है, अब सिंस यहाँ पे जो है नॉर्मली जो है इस पर प्रोविजन क्या बोला था कि नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं उसका एविडेंस जो है अबाउट एनआरवी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो एनआरवी एग्जिस्ट करता था विच इज इन दिस केस इज 3 लाख. ठीक है, और अगर हम लोग ये प्रोविजन भी रीड करें जो कि यहाँ पे बोर्ड विच ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू कम, इससे भी आप रियलाइज कर सकते हो आप कि इसका जो एविडेंस जो है इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में एविडेंस जो ऑलरेडी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में जो है एग्जिस्ट करता था. सो इन दिस सिचुएशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2001-2 आर नॉट येट अप्रूव्ड. ठीक है, शुड द कंपनी वैल्यू इट स्टॉक एट 4 लाख ईच और शुड इट वैल्यू एट 3 लाख. ऑब्वियसली इट शुड बी वैल्यूड एट 3 लाख सिंस जो है normally it provides evidence about the NRV at the end of the reporting period, and it's also clear from this their case study too that it provides evidence of the NRV at the end of the reporting period. Accordingly, events after the reporting period provide evidence about the NRV value of cars at the end of the reporting period. Therefore, it should be valued at the amount of 3 lakh. ठीक है, for this stock. I just hope कि आपको जो है मैं जो भी illustrations वगैरह जो आपको समझा रही हूँ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा हो और आपको ये जो है इंडेक्स ईजी लग रहा हो. नाउ अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड और द प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. अच्छा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है. ठीक है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेते हैं. क्या बोला है कि सेल जो है एसेट का सेल हुआ, कब हुआ सेल, मार्च 2002. ठीक है, यहाँ पे डेट्स जो है ना इस पूरे इंडेक्स में डेट्स को जो आपको अच्छे से ध्यान रीड करना है. यहाँ पे सेल जो हो गया कब हो गया, रिपोर्टिंग पीरियड एंड में ही हो गया, मार्च में. नाउ हाउ द एक्चुअल कंसिडरेशन वाज डिटरमाइंड एंड कलेक्टेड आफ्टर 31 मार्च दैट इज ऑन 10th में एंड डेट ऑफ अप्रूवल क्या दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 15 में. इट मीन्स व्हाट कि उसके रिस्पेक्ट में जो पैसा कलेक्ट हुआ, कंसिडरेशन कब कलेक्ट हुआ है, आफ्टर बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड जो एंड और अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में जो है कलेक्ट हुआ है पैसा. तो इन सच सिचुएशन द सेल वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक एज पर 31 मार्च शुड बी एडजस्टेड. नाउ द क्वेश्चन विल बी अराइज इन योर माइंड कि क्या ये जो सेल वैल्यू ये एडजस्टिंग होना चाहिए कि नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जो है मेरे को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला है. ठीक है, 2001-2 में जो है सेल हुआ. ठीक है, लेकिन मेरे उससे रिलेटेड मेरे को पैसा कम मिला है, 2002-3 में पैसा मिला है. बट जो आपको जो 2002 में मिला है बट वो जो है क्या है वो इवेंट्स जो है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में कवर्ड है और वो जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो है इसका सिंस इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट आर एग्जिस्टेड. अब ये कंडीशन क्या था यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में कंडीशन यहाँ पे क्या है, सबसे पहला इवेंट क्या है, इवेंट ये है कि कंसिडरेशन आपका जो है कलेक्ट हुआ ये आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर अप्रूवल. और इसके रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या था, एविडेंस ऑफ इंडिकेशन ऑफ कंडीशन दैट वाज सेल, जो कि आपका कब हो गया था, विद इन रिपोर्टिंग पीरियड हो गया था, मार्च में ही हो गया था. तो उसके रिस्पेक्ट में इट्स एडजस्टिंग इवेंट. अकॉर्डिंगली आपको जो सेल आप रिकॉग्नाइज करोगे, आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, आप जो 2001-2 वाले रिपोर्टिंग पीरियड वाले में ही रिकॉग्नाइज करोगे. इट मीन्स 31 मार्च में ही जो है सेल वैल्यू रिकॉग्नाइज होने वाला है, ना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. सो इट्स अ एडजस्टिंग इवेंट. सो इसके रेस्पेक्ट में जो है सिमिलरली इलस्ट्रेशन है जो कि फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं. एबीसी लिमिटेड हैज़ परचेज्ड अ न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2001-2. द एसेट वाज फाइनली इंस्टॉल्ड. ठीक है, एंड मेड रेडी फॉर यूज ऑन 15 मार्च. However, the company involved in installation and training, which was also the supplier, has not yet submitted the final bill for the same. Final bill not yet submitted. ठीक है, now the supplier company sent the bill on 10th अप्रैल को वो बिल सेंड किया है. ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया. यहाँ पे उल्टा केस, वहाँ सेल वाला था, ये परचेज वाला केस है. ठीक है, यहाँ पे जो है अब कंपनी जो है, ठीक है, सप्लायर जो है वो कंपनी को कब बिल सेंड कर रही है, 10 अप्रैल को सेंड कर रही है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट येट अप्रूव. इट मीन्स क्या है, ये जो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है. ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में सिंस जो है परचेज तो ऑलरेडी जो है हो चुका, इंस्टॉलेशन वगैरह जो होना था वो क्या हो गया, विद इन रिपोर्टिंग पीरियड हो गया. सो इन दिस केस शुड द कंपनी एडजस्ट. नाउ यू नो नीड टू रीड द आंसर सिंस ये ऑलरेडी हम लोग का क्या हो गया है, इससे पहले से क्लियर हो चुका है ये वाला चीज़ कि आप ये खुद ही आंसर कर सकते हो कि ये एडजस्ट होगा. ऑब्वियसली एडजस्ट होगा. शुड द कंपनी एडजस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन द ईयर 2001-2 और इन द ईयर 2002-3. ऑब्वियसली इन द ईयर 2001-2. ठीक है, आप ये वाला
से रीड कर सकते हो. So as per the provision of the contract, the cost of installation and training of new machine is an integral part of the cost of asset purchase. Therefore, even if the details are available after the reporting period, they provide proof about the circumstances that exist at the end of the reporting period. और यहाँ पे proof of condition क्या है कि purchase of machinery, asset finally installed and all. Therefore, the cost of installation and training जो होगा will be considered for capitalization. Cost of installation वगैरह since ये जो है हम लोग इंडेक्स 16 में भी जो है उसको डिटेल में कवर करते हैं कि कौन सा क्या कैपिटलाइज होता है. since it's form इंटीग्रल पार्ट तो it should be capitalized. कैपिटलाइजेशन तो होगा ही. अब किस ईयर में होगा? 2001-2 में ही होगा since it's a adjusting event. Now there are two more example of, ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट जो कि इंपॉर्टेंट है. अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर केस स्टडी फ्रेम हो तो आप इसको आंसर कर सकते हो. सबसे पहले एक है प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस वाला पेमेंट के रिलेटेड. ठीक है, इन केस, ठीक है, इसका मैं पहले समरी बता देती हूँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको रीड कर लेंगे फटाफट. इन केस अगर जो है डिटरमाइन होता है, ठीक है, डिटरमाइन होता है अमाउंट का इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, प्रॉफिट शेयरिंग या बोनस प्लान का. कब हो रहा है? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है. ठीक है, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है तो उस केस में जो होगा, अगर एंटिटी का इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस प्लान, इफ एंटिटी हैज़ अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, टू मेक सच पेमेंट्स इफ द एंटिटी हैज़ एनी लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव मीन्स हो गया अगर कोई पास्ट जो है प्रैक्टिसेस है, ठीक है, पास्ट प्रैक्टिसेस है कि उसको जो वो कंपनी कर रही है, पे कर रही है बोनस, ठीक है, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जो अमाउंट डिटरमाइन हो रहा है कब, ठीक है, भले आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है. तो इसका सीन्स जो है लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा है रिपोर्टिंग पीरियड एंड, देन इन दैट केस इट इज ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट. ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा. ठीक है, और अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट होगा. और यहाँ पे जो है दो मेन जो बात क्या रखना है, द केयरफुल रीडिंग ऑफ द अबव प्रोविजन ब्रिंग फॉलोइंग 2 पॉइंट. देयर शुड बी लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट करना चाहिए एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द ऑब्लिगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट. ठीक है, बस आप जितना मैं बोली हूँ इतना ही बस आपको जो है चीज़ को याद रखोगे तो इनफ है. बस आप इसको रीड कर लीजिएगा. अब एक जो है ये फ्रॉड और एरर से रिलेटेड है. ठीक है, इन केस, अब इसका भी मैं समरी फटाफट बता रही हूँ. इन केस अगर फ्रॉड और एरर जो आपको जो आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड पता चलता है, ठीक है, आपको जो आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड जो फ्रॉड एरर के बारे में पता चलता है, तो आपका यही अजम्पशन रहेगा कि ये फ्रॉड जो है ऑलरेडी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में एग्जिस्ट करता था. ठीक है, ये करेक्ट नहीं हुआ. ठीक है, फिर ये जो है चीज़ गलती जो है पहले से एग्जिस्ट करती थी, इसका मतलब कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था, तो इसको जो है एडजस्टिंग इवेंट ही माना जाएगा. अकॉर्डिंगली इसका एडजस्टमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो अब इसको रीड कर लेते हैं. देयर इज अ फ्रॉड और एरर दैट शोज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इफ एनी एरर और एनी फ्रॉड रिलेटेड टू रिपोर्टिंग पीरियड इज डिटेक्टेड. ठीक है, इज डिटेक्टेड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट before approval of the financial statement, then the entity must adjust the financial statement appropriately by rectifying the same. ठीक है, you can't say that ये जो है बाद में डिस्कवरी हुआ एरर तो ये बाद में subsequently जो है subsequent year में एडजस्ट होगा. नहीं, it will be assumed that this is because such fraud or errors provide evidence that the financial statement are not correct as at the reporting period. It will be, ठीक है, यहाँ पे माना जाएगा. सो डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर इन सच केस इट शुड बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट एंड अकॉर्डिंगली उसी रिपोर्टिंग पीरियड जो डेट में इसको करेक्ट किया जाएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट एडजस्टिंग इवेंट, जिसको मैंने अच्छे से डिटेल से एकदम डिस्कस कर दिया. इसके सारे जो मैंने इलस्ट्रेशंस विद एग्जांपल सारे डिस्कस कर दिए. अब जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और डिस्क्लोजर जो है कवर कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर जो है अपने स्पेशल केसेस में प्रोसीड करेंगे. Now, an entity shall not adjust the amount recognized in its financial statement to reflect non-adjusting event of the reporting period. It's simple as we know. non-adjusting event के केस में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट नहीं करते और वो मटेरियल होता है तो उसको डिस्क्लोजर करते हैं. ठीक है, अब उसके रिलेटेड में जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का, देख लेते हैं. एन एग्जांपल ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज अ डिक्लाइन इन द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. कब हुआ है ये डिक्लाइन इन द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड फॉर इशू. नाउ द डिक्लाइन इन द फेयर वैल्यू डज नॉट नॉर्मली रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट रिफ्लेक्ट्स सर्कमस्टांसेस दैट हैव अराइजन सब्सिक्वेंटली. इट इज अराइजन subsequently and it does not provide any indication of conditions. ठीक है, कि डिक्लाइन होने वाला है the balance sheet date at reporting period date. So it's a non-adjusting event. Therefore, entity should not adjust the amount recognized in its financial statement for the investment. Similarly, the entity does not update the amount disclosed for investment as at the end of the reporting period, although it may need to give any additional disclosure if it's material. Okay. अब ये वाला जो है एडजस्टिंग इवेंट वाला तो हम लोग देख लिए कि एडजस्ट करना पड़ता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू रिफ्लेक्ट इट. एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट डू नॉट एडजस्ट द अमाउंट रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट इट. एंड इफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर मटेरियल, इफ इट्स अ मटेरियल देन इन दैट केस डिस्क्लोजर करना पड़ता है. क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है? नेचर ऑफ इवेंट का डिस्क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, जो हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल के साथ ही कवर कर लिए थे. जो उस एग्जाम्पल में क्या था, बैंक्रप्सी ऑफ कस्टमर और एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट और द स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड. ठीक है, अगर उसका जो है फाइनेंशियल क्या इफेक्ट आने वाला है, अगर उसका एस्टिमेशन, अगर एस्टिमेशन कर सकते हैं तो उसका एस्टिमेट बता दो. अगर एस्टिमेट अमाउंट नहीं बता सकते तो उसके स्टेटमेंट दे दो कि एस्टिमेट जो है नहीं कर सक रहा है. ठीक है, तो ऐसा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा.